देखो आज हम जीएसटी में 2 चैप्टर पढ़ेंगे। एक तो है आपका इनवॉइस और दूसरा है आपका टाइम ऑफ सप्लाई। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ लिया था? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सप्लाई। सप्लाई पढ़ लिया था। आज सबसे पहले बनाना सीखेंगे इनवॉइस कैसे बनाया जाता है, और फिर इनवॉइस के बेसिस पे टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई हम क्यों पढ़ते हैं? ताकि हमें ये पता चले कि हमें टैक्स कब पे करना है। ठीक है, तो पहले हम क्या बनाना सीखेंगे? इनवॉइस। सारे सेक्शंस पहले देख लो। इनवॉइस के रिगार्डिंग बेटा एक ही सेक्शन है, सेक्शन नंबर 31 जो CGST का है। और टाइम ऑफ सप्लाई में हमें सिर्फ 3 सेक्शन पढ़ने हैं, सेक्शन नंबर 12, सेक्शन 13, सेक्शन 14। और ये सारे सेक्शंस किसके हैं? CGST के हैं। ठीक है, 4 सेक्शन आज हम सिर्फ पढ़ेंगे, इनवॉइस का सेक्शन और फिर टाइम ऑफ सप्लाई। इनवॉइस के जो सेक्शन है सेक्शन नंबर 31, इसमें टोटल 7 क्लॉजेज हैं, यानी क्लॉज 1 से लेके 7 तक। ठीक है, 12, 13 इसके क्लॉज 1 से लेके 6 तक हम पढ़ेंगे, और 14 इकलौता सेक्शन है। ठीक है, बस इतना सेक्शन आज हमें कंप्लीट करना है, इनवॉइस और टाइम ऑफ सप्लाई। सबसे पहले हम बनाना सीखते हैं इनवॉइस बनाते कैसे हैं। तो देखो हर एक सेक्शन में अलग अलग बातें लिखी गई है। सेक्शन 31 सबसेक्शन नंबर 1 ये डील करता है कि अगर आपने गुड्स का सप्लाई किया है तो इनवॉइस कैसे बताना। याद रहेगा, सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 क्या डील करता है कि अगर आपने गुड्स का सप्लाई किया है तो इनवॉइस कैसे बनाना है। जब भी आप गुड्स के इनवॉइस की बात करोगे तो पहले आप 2 चीजें पता करो कि जो आप गुड्स सप्लाई कर रहे हैं उसका मूवमेंट नेसेसरी है या नहीं। मूवमेंट नेसेसरी है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी स्टेशनरी की दुकान पे गया और मैंने उनको बोला भैया एक मार्कर दो ब्लू कलर का। ठीक है, वो ऐसा बोलेगा मुझे कि भैया पैसा दे दीजिए और कल मार्कर लेके जाइएगा? नहीं ना, मैं आज गया, आज के आज मुझे क्या मिलेगा? मार्कर मिलेगा। लेकिन अगर मैं कोई बाइक लेने के लिए गया तो पहले बाइक की क्या होगी? बुकिंग होगी, और फिर मुझे बाद में डिलीवरी होगा। तो लॉमेकर क्या बोल रहा है, जब भी आप गुड्स की बात करोगे तो पहले पता करो कि गुड्स का मूवमेंट जरूरी है या नहीं। अगर गुड्स का मूवमेंट जरूरी है तो जिस दिन गुड्स मूव हो रहा है उसी दिन इनवॉइस बनाया जाएगा। उस दिन या उससे पहले, उस दिन या उससे पहले। याद रहेगा, गुड्स का मूवमेंट जरूरी है तो जिस दिन गुड्स को आप रिमूव कर रहे हैं उस दिन या उससे पहले इनवॉइस बनेगा। लेकिन अगर गुड्स का मूवमेंट जो है वो नेसेसरी नहीं है, नॉट नेसेसरी, तो इनवॉइस कब बनेगा? इनवॉइस उस दिन बनेगा जिस दिन गुड्स की डिलीवरी होगी। इनवॉइस कब बनेगा? जिस दिन गुड्स की डिलीवरी होगी। याद हो गया? दोबारा बोल रहा हूं, मैंने क्या बोला? अगर गुड्स का मूवमेंट जरूरी है तो इनवॉइस कब बनेगा? जिस दिन आप गुड्स को मूव कर रहे हैं। और अगर गुड्स का मूवमेंट जरूरी नहीं है तो जिस दिन आर्टिकल की डिलीवरी होगी उसी दिन क्या बनेगा? इनवॉइस। अभी हम सीख रहे हैं ओनली इनवॉइस की बातें, इसके बाद सीखेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। अभी सिर्फ क्या सीख रहे हैं? इनवॉइस। अभी मैंने ये नहीं बताया टैक्स कब पे करना है। ठीक है, जब टाइम ऑफ सप्लाई बताऊंगा तब बताऊंगा टैक्स कब पे करना है। तो टाइम ऑफ सप्लाई डील करता है इंसिडेंस ऑफ टैक्स को, कि आपके ऊपर कब टैक्स लगाया जाएगा। लेकिन इनवॉइस अभी क्या बोलता है? सिर्फ इनवॉइस कब जनरेट कर देना है। 31(1) याद हो गया? 31(1) किस पे लगता है? गुड्स के ऊपर। अगर आप गुड्स का सप्लाई करेंगे, मूवमेंट जरूरी है तो किस दिन? जिस दिन गुड्स को रिमूव कर रहे हैं। और अगर मूवमेंट जरूरी नहीं है तो किस दिन? जिस दिन आपकी आर्टिकल की डिलीवरी होगी। याद रहेगा? चलिए 31(2) जो है ये डील करता है बेटा सर्विस को। 31(2) किसको डील करता है? सर्विस को। कि अगर आपका सर्विस है तो 31(2) में इनवॉइस बनेगा। 31(2) क्या बोलता है? पता करो सर्विस में कौन सी सर्विस है, बैंकिंग सर्विस है या फिर नॉन बैंकिंग है। अगर बैंकिंग सर्विस है तो विद इन 45 डेज ऑफ कंप्लीशन, विद इन 45 डेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस क्या बन जाना चाहिए? इनवॉइस। और अगर नॉन बैंकिंग सर्विस है विद इन 30 डेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस क्या बन जाना चाहिए? इनवॉइस। याद रहेगा, बैंकिंग सर्विस है तो जिस दिन सर्विस आपका कंप्लीट हुआ उसके 45 डेज में इनवॉइस बन जाना चाहिए। और अगर नॉन बैंकिंग सर्विस है तो जिस दिन आपका सर्विस कंप्लीट हुआ उसके 30 डेज में आपका इनवॉइस क्या हो जाना चाहिए? बन जाना चाहिए। देखिए आपके नोट्स पे पेज नंबर 13 वाला जो PDF है उसमें देखिए फर्स्ट पेज पे मैंने यही 2 बातें लिखी हुई है। सेक्शन 31(1)
इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स, मूवमेंट नेसेसरी है तो कब बनेगा, जिस दिन गुड्स का रिमूवल हो रहा है, और अगर मूवमेंट नेसेसरी नहीं है तो कब होगा, जिस दिन गुड्स की डिलीवरी हो रही है। 31(2) इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विस, बैंकिंग सर्विस है तो विद इन 45 डेज ऑफ कंप्लीशन, और अगर नॉन बैंकिंग है तो विद इन 30 डेज ऑफ कंप्लीशन। याद हो गया? ठीक है, ऐसे ही चार्ट याद रखोगे तो ही आपको ये चैप्टर समझ में आएगा, नहीं तो नहीं। चलो 2 सबसेक्शन याद। अब आते हैं बेटा सबसेक्शन नंबर 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना। सेक्शन 31 सबसेक्शन नंबर 3 ये डील करता है कि अगर आपका न्यू रजिस्ट्रेशन है तो आपका इनवॉइस कैसे जनरेट होगा। ठीक है, एग्जांपल से लेते हैं। अभी मैंने आपको रजिस्ट्रेशन का चैप्टर नहीं पढ़ाया है। जीएसटी में बेटा रजिस्ट्रेशन तब करवाना पड़ता है जब मेरा टर्नओवर या तो 40 लाख या तो 20 लाख या तो 10 लाख से ज़्यादा है, इन तीनों से ज़्यादा है तो ही मुझे जीएसटी में क्या करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन। मान लो मैंने कोई बिजनेस ओपन किया 1 जुलाई 2017 को, जिस दिन जीएसटी आया इंडिया में उस दिन की बात का, उस दिन मैंने कोई बिजनेस ओपन किया, मेरा टर्नओवर मान लो ओनली 8 लाख था, तो क्या मुझे रजिस्ट्रेशन करवाने की रिक्वायरमेंट है? नहीं। लेकिन मान लो आज डेट 8 है ना, 8 मार्च 2022, आज मेरा टर्नओवर 40 लाख हो गया, क्या अब मुझे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा? 41 लाख हो गया, क्या अब मुझे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? यस। ठीक है, तो आज के दिन में क्या हुआ, एलिजिबल हुआ। ठीक है, तो लॉ मेकर 31(3) में क्या बोलता है कि जिस दिन तुम रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए एलिजिबल हुए उसके विद इन 30 डेज में, विद इन 30 डेज में आपको अप्लाई करना है फॉर रजिस्ट्रेशन, अप्लाई करना है फॉर रजिस्ट्रेशन जिस दिन आप एलिजिबल हुए उसके 30 डेज में। ठीक है, डेट सिंपल लेता हूं ताकि आपको कैलकुलेशन में इजी हो। मान लो मैं एलिजिबल हो रहा हूं 1 मार्च 2022 को। कब एलिजिबल हो रहा हूं? 1 मार्च 2022 को मैं क्या हो रहा हूं, एलिजिबल। यहां से 30 डेज में आपको अप्लाई करना है, तो बताओ 30 डेज क्या होगा, 31 मार्च 2022। बोलोगे अमित सर ऐसा लॉ मेकर ने क्यों बोला कि 30 डेज में आपको अप्लाई करना है? बेटा इसका बेनिफिट ये होगा कि अगर आपने इन 30 डेज के अंदर में अप्लाई कर दिया तो आपका पुराना वाला जो स्टॉक होगा उसका आईटीसी हम दे देंगे। फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस कब से शुरू हुआ, 2017 से। मान लो इस दिन मेरे पास 20 लाख की आर्टिकल पड़ी हुई थी जिसके ऊपर मैं 2 लाख का जीएसटी पे करके आया था। जिस तरीके से अपन ने कस्टम में पढ़ा था, इंपोर्ट ड्यूटी का सेट ऑफ एक्सपोर्ट से मिल जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्यूटी ड्रॉबैक। वैसे ही बेटा यहाँ पे क्या है कि आप जब सेल करोगे तो जीएसटी कलेक्ट करोगे, लेकिन जब आपने परचेज किया है तो जीएसटी पे करके आए हैं। ठीक है, तो जो हम पे करके आते हैं ना उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स, और जो हम कलेक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, आउटपुट टैक्स। तो आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स का क्या मिल जाता है, सेट ऑफ मिल जाता है। आउटपुट टैक्स में से इनपुट का क्या मिल जाता है, सेट ऑफ मिल जाता है। तो लॉ मेकर देखो, अपन ने 20 लाख का आर्टिकल खरीदा, 2 लाख का जीएसटी पे किया, क्या मुझे ये सेट ऑफ मिलेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि मैं उस टाइम रजिस्टर्ड ही नहीं था। ठीक है, लेकिन लॉ मेकर क्या बोल रहा है कि जिस दिन तुम एलिजिबल हुआ, अगर उसके 30 डेज में तू अप्लाई कर देता है रजिस्ट्रेशन के लिए तो इसका मैं आईटीसी दे दूंगा। आ रही है बातें समझ में? तो अगर मैंने 30 डेज में अप्लाई कर दिया और मुझे रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो गया, मान लेते हैं मैंने 16 मार्च को अप्लाई कर दिया, बताओ क्या विद इन 30 डेज है? हाँ सर विद इन 30 डेज है। और मुझे मान लो इस दिन मैंने क्या किया बेटा, अप्लाई। इस दिन क्या हुआ, मैं एलिजिबल हुआ, इस दिन मैंने अप्लाई किया, ये मेरा क्या था, लास्ट डेट। अच्छा सर क्या इसके बाद अप्लाई करूंगा तो क्या होगा? सिंपल, एक ही नुकसान होगा, ये वाला आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। हाँ, जब रजिस्ट्रेशन करवा लोगे उसके बाद जो भी परचेज करोगे उसका आईटीसी देंगे। समझा? तो आप एलिजिबल हुए, आपने अप्लाई किया, आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो गया। मान लो आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो गया 31 मार्च 2022 को, क्या हो गया, रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड। ठीक है, तो पता है लॉ मेकर क्या बोल रहा है, जिस दिन रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ यहां से 30 डेज आपको क्या करना है, रिवाइज इनवॉइस इशू करना है या तो बिल ऑफ सप्लाई इशू करना है।
रिवाइज इनवॉइस कब कौन इशू करेगा? तो जो सेक्शन 9 वाला एसएससी होगा, और बिल ऑफ सप्लाई कौन इशू करेगा? जो सेक्शन 10 वाला एसएससी होगा। रिवाइज इनवॉइस कौन इशू करेगा? जो सेक्शन 9 वाला एसएससी होगा, और बिल ऑफ सप्लाई कौन इशू करेगा? जो सेक्शन 10 वाला एसएससी होगा। अब बोलोगे अमित सर ये 9 और 10 है क्या? आपको मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा कंपोजिशन लेवी। कंपोजिशन लेवी का मतलब होता है ये स्मॉल बिजनेस के ऊपर लगाया जाता है, आपके टर्नओवर पे हम टैक्स लगाएंगे, और 9 वाले एसएससी के इनवॉइस के ऊपर टैक्स लगता है। बस दोनों का डिफरेंस ये, यहाँ पे किस पे टैक्स लगेगा? इनवॉइस की वैल्यू के ऊपर, और यहाँ पे किस पे टैक्स लगेगा? सीधा टर्नओवर के ऊपर। तो जितने भी स्मॉल एसएससी होते हैं उनको इसका बेनिफिट दिया जाता है, टर्नओवर के ऊपर टैक्स लगेगा, समझा? तो देखो लॉ मेकर क्या बोल रहा है, आप एलिजिबल हुए, 30 डेज में आपने अप्लाई कर दिया, जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ उसके 30 डेज में आपको क्या इशू करना है? रिवाइज इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई। कौन से पीरियड का? जिस दिन एलिजिबल हुए और जिस दिन ग्रांट हुआ। एलिजिबल कब हुए थे? 1 मार्च को। रजिस्ट्रेशन ग्रांट कब हुआ? 31 मार्च को। एक बात मुझे बताओ, यहाँ पे एलिजिबल हुए, यहाँ पे अप्लाई किया, क्या इस बीच में तुम सप्लाई नहीं करोगे? करोगे ना। जब तक ग्रांट होगा तब तक ही मैं सप्लाई करूंगा। तो लॉ मेकर क्या बोल रहा है, जब ग्रांट हो गया ना तो एलिजिबल से ग्रांट तक में जितनी भी सप्लाई तुमने की थी उस टाइम तुमने इनवॉइस नहीं जनरेट किया होगा, अभी क्या करना पड़ेगा? रिवाइज इनवॉइस जनरेट करो। क्यों? ताकि मैं तुम्हें उसका क्या दे दूं? आईटीसी। इतनी बातें समझ में आ गई? तो लॉ मेकर क्या बोल रहा है कि जब एलिजिबल हुए वहां से लेके जब ग्रांट हुआ उस बीच का जो भी आपने आर्टिकल इशू किया है, सप्लाई किया है, उसका रिवाइज इनवॉइस कौन सा? सेक्शन 9 के एसएससी हो, और बिल ऑफ सप्लाई कौन सा? सेक्शन 10 के एसएससी। इसको बोलते हैं बेटा कंपोजिशन लेवी। क्या बोलते हैं सेक्शन 10 को? कंपोजिशन लेवी। क्लियर है? लेकिन ध्यान से, लॉ मेकर ने सेकेंड पॉइंट यहां पे क्या लिखा कि अगर तुम्हारा इनवॉइस का वैल्यू 200 से कम है पर आर्टिकल तो मत जनरेट करना। ना तो रिवाइज इनवॉइस इशू होगा और ना ही बिल ऑफ सप्लाई होगा। कब? जब तुम्हारी आर्टिकल की वैल्यू कितनी है बेटा? 200 से कम है, तो तुम्हें ना तो रिवाइज इनवॉइस इशू करना है और ना ही बिल ऑफ सप्लाई इशू करना है। दूसरी बात, अगर आपने कोई एडवांस मंगा लिया था लेकिन अभी तक सप्लाई नहीं किया है तो एडवांस वाउचर, और अगर आपने एडवांस तो मंगा लिया लेकिन सप्लाई नहीं कर पाए तो रिफंड वाउचर। 4 बातें याद रहेगी। देखो हमने क्या बोला, न्यू रजिस्ट्रेशन का टॉपिक पढ़ रहे हैं। क्या बोला? जब एलिजिबल हुए उसके 30 डेज में अप्लाई करो। अगर तुमने 30 डेज में अप्लाई कर दिया और तुम्हें रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो गया तो एलिजिबल से लेके ग्रांट तक के डेट का क्या इशू करना है? रिवाइज इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई। रिवाइज इनवॉइस कब इशू करोगे? जब तुम सेक्शन 9 के एसएससी होगे, सेक्शन 10 के एसएससी होगे तो बिल ऑफ सप्लाई। कब नहीं इशू करना है? जब तुम्हारी इनवॉइस की वैल्यू 200 से कम है तो इशू करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एडवांस मंगा लिया तो एडवांस वाउचर, और एडवांस मंगाने के बाद सप्लाई नहीं किया तो रिफंड वाउचर आपको जनरेट करना है। इतनी बातें समझ में आ गई? अब एक याद रखना बेटा, पूरी जीएसटी में एडवांस के ऊपर टैक्स नहीं लगता है। जैसे अपन ने इनकम टैक्स में पढ़ा ना, ड्यू हो गया हम टैक्स लगा देंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब तक गुड्स रिसीव नहीं होगा तब तक आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। मतलब एडवांस पेमेंट इज नॉट लायबल फॉर जीएसटी। गुड्स रिसीव होगा या सर्विस कंप्लीट हो गया तो ही जीएसटी लगेगा। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, अगर तुम्हारा टर्नओवर 1.5 सीआर से ज्यादा है, तुम्हारा टर्नओवर कितना है? 1.5 सीआर से ज्यादा है, देन एडवांस रिसीट विल बी टैक्सेबल। याद रहेगा, टर्नओवर 1.5 सीआर से कम है तो एडवांस रिसीट के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। अगर टर्नओवर 1.5 सीआर से ज्यादा हो गया तो एडवांस रिसीट के ऊपर क्या लग जाएगा? जीएसटी लग जाएगा। इतनी बातें याद रहेगी। 31(3) याद हो गया? चलो फटाफट बताओ, मेरे साथ साथ बोलो 31(3) क्या बोल रहा है? अगर जिस दिन आप एलिजिबल हुए उसके 30 डेज में अप्लाई करना है फॉर रजिस्ट्रेशन, आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो गया तो एलिजिबल से ग्रांट तक के डेट का क्या इशू करना है? रिवाइज इनवॉइस। जब आप सेक्शन 9 के एसएससी हो और सेक्शन 10 के एसएससी हो तो बिल ऑफ सप्लाई। कब इशू नहीं करना है? जब आपकी वैल्यू 200 से कम है। अगर वैल्यू 200 से कम है तो आपको ना तो रिवाइज इनवॉइस इशू करना ना ही बिल ऑफ सप्लाई। एडवांस मंगा लिया तो एडवांस वाउचर, एडवांस मंगाने के बाद सप्लाई नहीं किया तो रिफंड वाउचर। 1.5 सीआर से कम टर्नओवर है तो एडवांस रिसीट इज नॉट लायबल फॉर जीएसटी, और 1.5 सीआर से ज्यादा टर्नओवर है तो एडवांस रिसीव इज लायबल फॉर जीएसटी। याद हो गया 31(3)? चलो यहां तक पहले रिकैप करो। 31(1) किसका था? गुड्स का।
गुड्स में कितनी बातें, मूवमेंट जरूरी है तो जिस दिन गुड्स को रिमूव करेंगे, और जरूरी नहीं है तो जिस दिन आर्टिकल की डिलीवरी होगी। करेक्ट है। 31(2) सर्विस का, बैंकिंग सर्विस है तो विद इन 45 डेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, और नॉन बैंकिंग है तो 30 डेज ऑफ कंप्लीशन सर्विस। याद हो गया? 3 सबसेक्शन में कोई डाउट? अच्छे से याद हो गया? चलिए अब सबसेक्शन 4 एंड सबसेक्शन 5 दोनों एक साथ बेटा पढ़ते हैं हम। पहले बात करते हैं सेक्शन 31 सबसेक्शन नंबर 4। ये डील करता है कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स। ऐसा एग्जांपल दूंगा बेटा लाइफ में कभी नहीं भूलोगे, और हमारे लाइफ का प्रैक्टिकल एग्जांपल है। हम सबके घर पे सुबह सुबह मिल्कमैन तो जरूर आता होगा, या हम जाते होंगे किसी न किसी दुकान से मिल्क लेके आने के लिए, और जनरली जितने भी लोग हैं वो मिल्क का पेमेंट मंथ वाइज करते हैं। तो यही हो गया बेटा हमारा कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स। मुझे बताओ, हमारे घर पे मिल्कमैन आ रहा है और मिल्क देके जा रहा है, ठीक है, और मंथ के एंड में बताओ वो क्या करता है, आपको एक स्टेटमेंट जनरेट करके देता है कि मैडम या सर इतना मिल्क मैंने इस महीने में आपको सप्लाई किया। ठीक है, तो लॉ मेकर क्या बोल रहा है कि बेटा अगर तुम्हारा कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स का केस है तो उस केस में जिस दिन तुम स्टेटमेंट जनरेट कर रहे हो रिगार्डिंग द टोटल सप्लाई, उसी दिन इनवॉइस भी जनरेट करना है। ऐसा होता है, मिल्कमैन बोल रहा है कि मैडम ये लो, इस महीने में मैंने इतना मिल्क सप्लाई किया और कल आता हूं मैं इसका इनवॉइस देके जाता हूं। ऐसा होता है, उसी दिन वो इनवॉइस देगा। तो लॉ मेकर क्या बोल रहा है कि अगर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स है तो जिस दिन आपने स्टेटमेंट जनरेट किया है उसी दिन आपको क्या जनरेट करना पड़ेगा, इनवॉइस भी जनरेट करना पड़ेगा। दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 31(5). याद हो गया? जिस दिन स्टेटमेंट जनरेट कर रहा है, किस चीज का स्टेटमेंट, टोटल सप्लाई का, उसी दिन क्या जनरेट करोगे आप, इनवॉइस। अब आ जाओ 31(5). 31(5) अगेन कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। वो किसका था, गुड्स का, ये किसका है, सर्विस का। इसका मैं अपना एग्जांपल देता हूं। मैंने आप लोगों को पढ़ाने का कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, मुझे 4 सब्जेक्ट पढ़ाने हैं, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे डिपेंड करता है कि पेमेंट कैसे होगा। अब मुझे बताओ, 4 सब्जेक्ट पढ़ाने मतलब मेरा कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस है, मैं आपको सर्विस दे रहा हूं तो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस है। अब चलो एग्जांपल लेते हैं। मान लो जब आपने एडमिशन लिया, मैंने आपको डेट फिक्स कर दिया कि भैया हर एक मंथ के 7th को आपका टोटल फीस है 20,000, हर एक मंथ के 7th को मेरे अकाउंट में 5,000 क्रेडिट होना चाहिए। पहले से पता है ना आपको, डेट ऑफ पेमेंट पहले से फिक्स है ना, इसका मतलब इनवॉइस भी कब जनरेट होगा, 5 को ना। समझ में आ रहा? तो अगर पेमेंट का डेट ऑलरेडी फिक्स है तो फिक्स डेट पे ही क्या होगा बेटा, इनवॉइस जनरेट होगा। ठीक है, लेकिन मान लो पेमेंट का डेट फिक्स नहीं है, मैंने कुछ नहीं बोला, तो आरिका ने आज मुझे लाके दिया, आज 8 है तो 8 को मैं इनवॉइस जनरेट करूंगा। जया ने मुझे लाके 2 दिन बाद दिए तो 2 दिन बाद मैं इनवॉइस जनरेट करूंगा। तो याद कैसे रखना है, अगर पेमेंट का डेट फिक्स है तो फिक्स डेट को इनवॉइस जनरेट होगा, और पेमेंट का डेट अगर फिक्स नहीं है तो जिस दिन पेमेंट होगा उस दिन इनवॉइस जनरेट होगा। ठीक है, लेकिन पूजा के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट अलग है। पूजा ने क्या बोला कि सर मैं आपको पूरा 20,000 पे करूंगी, लेकिन मेरा पे करने का तरीका कुछ अलग रहेगा। जैसे जैसे आप सब्जेक्ट कंप्लीट करवाते जाओगे मैं 5-5 देती जाऊंगी। आपने जीएसटी कंप्लीट, टैक्स कंप्लीट करवा दिया, 5,000 दे दूंगी। आपने जीडी कंप्लीट करवा दिया, 5,000 दे दूंगी। आपने सीएल कंप्लीट करवा दिया, मैं 5,000 दे दूंगी। इसका मतलब क्या है, इसका जो पेमेंट है वो किससे लिंक्ड है, कंप्लीशन ऑफ इवेंट, कंप्लीशन ऑफ इवेंट, इवेंट कंप्लीट मैं आपको पेमेंट दे दूंगा। आ रही है बातें समझ में? तो 31(5) किसको डील करता है, सर्विस को, लेकिन सर्विस में 3 बातें। पहली बात है क्या, अगर डेट फिक्स है तो फिक्स डेट को इनवॉइस जनरेट होगा, डेट फिक्स नहीं है तो जिस दिन पेमेंट हो रहा है उस दिन इनवॉइस जनरेट होगा। और थर्ड पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि अगर कंप्लीशन ऑफ इवेंट पे बेस है तो जिस दिन इवेंट कंप्लीट होगा उसी दिन क्या जनरेट होगा बेटा, इनवॉइस जनरेट होगा। बताओ सारे सबसेक्शन समझ में आ रहे हैं? 31(1) क्या था, गुड्स का, 31(2) सर्विस का, 31(3) न्यू रजिस्ट्रेशन, 31(4) कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स, 31(5) कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। याद हो गया? चलो अब आते हैं बेटा 31(6). अब ये देखो क्या लिखता है, ये बोलता है बीच में ही आपने सप्लाई रोक दिए। फॉर एग्जाम्पल
पूजा ने क्लासेस ज्वाइन की, ठीक है, अभी इसका सीएल खत्म हो गया, जीडी खत्म हो गया, ठीक है, टैक्स खत्म हो गया, लेकिन अचानक से पापा का ट्रांसफर हो गया दिल्ली। अब ये लोग पूरी फैमिली दिल्ली शिफ्ट कर रहे हैं, तो इसने क्या बोला, अमित सर अब मैं क्लास नहीं आ पाऊंगी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बीच में ही टूट गया, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा कि ठीक है बेटा, तूने 3 सब्जेक्ट पढ़ लिए ना, तो मुझे 3 का क्या चाहिए, पेमेंट। तो जिस दिन सेसेशन ऑफ सप्लाई हुआ उसी दिन मैं क्या जनरेट करूंगा, इनवॉइस। कौन से सप्लाई का, जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, तो ये है 31/6। तो किस दिन इनवॉइस जनरेट करोगे, जिस दिन सप्लाई टूटा, जिस दिन सप्लाई ब्रेक हुआ। आ रही है बातें समझ में, कोई डाउट? 31/7 बहुत ही जोरदार बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन ये है 31/7। आपने एक कंसेप्ट पढ़ा है अकाउंट्स में, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, पढ़ा है? सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, इसका मतलब क्या होता है कि आपको सप्लायर आर्टिकल दे रहा है और आपको एक पर्टिकुलर टाइम दे रहा है, इतने टाइम में आपने एक्सेप्टेंस दे दिया तो सेल है, नहीं दिया तो सेल नहीं माना जाएगा। लेकिन जैसे ही डेट क्रॉस कर गया हम उसको डीम्ड सेल मान लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं ये मार्कर लेके आया, बोला आप सर लेके जाओ, 2 दिन का टाइम दे रहा हूं, 2 दिन में अगर पसंद आ जाए तो ऐसे और मार्कर लेके जाना और इसका भी पेमेंट करना, ठीक है। तो 2 दिन के अंदर में मैंने हाँ नहीं बोला, ठीक है, तो भी क्या मान लिया जाएगा, डीम्ड सेल। तीसरे दिन डीम्ड सेल। और 2 दिन के अंदर में मैंने हाँ बोल दिया तो भी सेल, 2 दिन के अंदर में ना बोल दिया तो सेल नहीं है। इसको बोलते हैं सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। तो लॉ मेकर क्या बोल रहा है कि अगर कोई आर्टिकल आपने सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे खरीदा है तो जीएसटी ने टाइम दिया है 6 मंथ का। जीएसटी ने टाइम कितना दिया है, 6 मंथ का। 6 महीने के अंदर में अगर एक्सेप्टेंस आ गया तो जिस दिन एक्सेप्टेंस आया उसी दिन इनवॉइस जनरेट करोगे। और अगर 6 महीने के अंदर में एक्सेप्टेंस नहीं आया तो जिस दिन 6ठा महीना कंप्लीट हुआ ना, क्या मान लेंगे उसको हम, डीम्ड सेल। फॉर एग्जांपल अगर मैं आर्टिकल 1 जनवरी 2022 को रिमूव कर रहा हूं सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, तो 6 महीना कब होगा बेटा, 30 जून 2022, ठीक है। अगर मैंने एक्सेप्टेंस दे दिया 14 मई 2022 को, तो सेल कब मान लिया जाएगा, 14 मई 2022, इनवॉइस भी इसी दिन जनरेट होगा। लेकिन अगर मैंने एक्सेप्टेंस यहां तक नहीं दिया और मान लो मैंने 10 जुलाई को एक्सेप्टेंस दिया, तो भी इनवॉइस कब जनरेट होगी, माना जाएगा 30 जून को, जिस दिन आपका 6ठा महीना कंप्लीट हुआ। इतनी बातें समझ में आ गई, कोई दिक्कत यहां तक, पक्का? तो हमने सातों के सातों सबसेक्शंस कंप्लीट कर लिए। सेक्शन 31 में ओनली 7 सबसेक्शंस हैं, ठीक है। रिपीट करें, बताओ सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 किसको डील करता है, गुड्स को। मूवमेंट होगा तो जिस दिन गुड्स रिमूव कर रहे हैं, मूवमेंट नहीं है तो डिलीवरी होगा। 31(2) बैंकिंग सर्विस होगा तो, नॉन बैंकिंग सर्विस होगा तो 30 डेज। 31(3) न्यू रजिस्ट्रेशन कितने दिन में अप्लाई करूं, कहां से, एलिजिबल। और जब मैं अप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, ग्रांट। ग्रांट से क्या इशू करूं, रिवाइज इनवॉइस, रिवाइज बिल ऑफ सप्लाई। कितने दिन में, 30 डेज में। कौन से पीरियड का, एलिजिबल से ग्रांट। कब इनवॉइस इशू ना करूं, जब वैल्यू 200 से कम है। एडवांस मंगाया तो रिफंड, सप्लाई नहीं कर पाया तो रिफंड वाउचर। 1.5 CR से मेरा टर्नओवर कम है तो एडवांस के ऊपर टैक्स लगेगा नहीं, और ज्यादा है तो टैक्स लग जाएगा। 31(4) किसको डील करता है, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स। क्या बोला, जिस दिन स्टेटमेंट जनरेट होगा उसी दिन क्या जनरेट होगा, इनवॉइस। 31(5) कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। डेट फिक्स है तो फिक्स डेट को, डेट फिक्स नहीं है तो जिस दिन पेमेंट किया, और अगर कंप्लीशन ऑफ इवेंट है तो कंप्लीशन ऑफ इवेंट वाले दिन, ठीक है। 31(6) बीच में ही सप्लाई रोक दिया तो जिस दिन रोका वहीं पे इनवॉइस जनरेट होगा। कौन से सप्लाई का, प्रीवियस वाले सप्लाई का जो अभी तक मैं प्रोवाइड कर चुका हूं। 31(7) सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। अगर सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे है तो लॉ मेकर क्या बोल रहा है, विद इन 6 मंथ में एक्सेप्टेंस आ गई तो जिस दिन आया उसी दिन, नहीं आया तो लास्ट डे ऑफ 6th मंथ। याद हो गया, पक्का? चलिए तो देखो आपके नोट्स में मैंने सारा लिख दिया है, 31(3), 31(4), 31(5), 31(6), 31(7), ठीक है। अब आ जाओ बेटा, एग्जाम में एक टॉपिक पूछ लेता है कि इनवॉइस का
कंटेंट क्या होगा, इनवॉइस में लिखना क्या है। आप मुझे बताओ, अभी तक तो बहुत सारे आपने जीएसटी के इनवॉइस देखे होंगे, आर्टिकल मंगाते हो जीएसटी का इनवॉइस, कभी गौर से उसको पढ़ा? कौन पढ़ता है सर? सिर्फ क्या देखते हैं अपन? अमाउंट, और कुछ देखते हैं क्या? कितना ठोका जीएसटी, ये सब देखते हैं? जीएसटी नंबर है ये देखा नहीं। अब पता है इंडिया में इसी चीज़ की प्रॉब्लम की वजह से पता है क्या होता है, जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं भी है ना, वो जीएसटी नंबर खुद बना देता है। क्यों? क्योंकि जीएसटी नंबर जब मैं आपको बनाना सिखाऊंगा तो उसमें बेटा 15 डिजिट होते हैं, जिसमें से पहला 2 डिजिट तो होता है ना वो स्टेट का कोड होता है, जैसे महाराष्ट्र का कोड है 27, ठीक है, और आगे के 10 डिजिट होते हैं ना वो तुम्हारा पैन नंबर, जिसका भी दुकान है उसका पैन नंबर, और बाकी की जो 3 डिजिट होते हैं ना, देखो 10 हो गए और 2 12 हो गए, टोटल 15 डिजिट की है। बाकी की 3 डिजिट होती है एंटिटी कोड। एंटिटी कोड, जैसे मेरे 2 बिजनेस है तो 002, 4 बिजनेस है तो 004, ठीक है, इसको बोलते हैं एंटिटी कोड। मैं तो अपना जीएसटी खुद बना दूं, 27 लिख दूं, ठीक है, और प्रिंटिंग प्रेस में जाऊं, पैन नंबर बता दूं और इनवॉइस छपवा दूं और वसूल करूं आपसे बेटा 99% का जीएसटी। होगा या नहीं होगा? ऐसे फ्रॉड बेटा इंडिया में लाखों लोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंडियन कस्टमर की आदत है कि उन्होंने बस इनवॉइस में क्या देखना है, अमाउंट कितना चार्ज हुआ है, ना तो वो जीएसटी नंबर देखते हैं और ना ही पार्टी रजिस्टर्ड है या नहीं, कुछ भी नहीं देखते हैं। इसी वजह से बेटा इंडिया में लाखों लोग जीएसटी का फ्रॉड कर रहे हैं। हमसे तो जीएसटी वसूल किया जा रहा है लेकिन कस्टमर गवर्नमेंट तक जा रही है नहीं, फायदा किसका हो रहा? उस सेलर का। समझा? तो देखो जो हमारा इनवॉइस होता है उसमें क्या क्या कंटेंट होता है। सबसे पहली बात तो जीएसटी नंबर होगा बेटा सप्लायर का, ठीक है, देखो नोट्स में लिखा हुआ है जीएसटी नंबर ऑफ सप्लायर, एड्रेस ऑफ सप्लायर, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, एचएसएन कोड। ध्यान से सुनना, एचएसएन कोड क्या होता है। कभी आप डीमार्ट वगैरह गए हो बेटा, वहां पे देखा स्कैनिंग कर रहे होते हैं और अपने आप प्राइस आ जाता है ना, वही होता है बेटा एचएसएन कोड, जिसको हम बार कोड बोलते हैं ना। एचएसएन कोड बेटा 8 डिजिट का होता है। कितने डिजिट का? 8 डिजिट का होता है, और ये डिजिट डिफाइन करता है कि आपकी आर्टिकल कौन सी है, ठीक है। तो हमारे लिए एचएसएन कोड में लास्ट के 4 डिजिट और 6 डिजिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें बेटा एक बदलाव आ गया, पहले नहीं था, मेरे नोट्स में अमेंड कर लेना, बताता हूँ। अगर तेरा टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है तो तुम्हें एचएसएन कोड दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारा टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा 5 करोड़ तक है तो एचएसएन कोड के लास्ट के 4 डिजिट दिखाने होंगे। कितने? 4 डिजिट। देखो नोट्स में 2 लिखा हुआ है, उसको चेंज करो, 4 डिजिट। कितने दिखाने होंगे बेटा? 4 डिजिट दिखाना होगा। और टर्नओवर अगर 5 करोड़ से ज्यादा है तो लास्ट के 6 डिजिट, ठीक है। अब एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूं कि सर ये डिजिट रीड कैसे होता है। मैंने क्या बोला? एचएसएन कोड बेटा 8 डिजिट में होता है। कभी मैं आपको आज आप जाना और नेट पे जीएसटी का रेट सर्च करना, ठीक है, तो वहां पे देखना आर्टिकल का नाम लिखे आएंगे और वहां पे कुछ 8 डिजिट का ऐसे नंबर आपको दिखेगा, ठीक है। इस 8 डिजिट में कुछ ना कुछ लिखा होता है, ठीक है। तो हमारे लिए जो काम की डिजिट होती है ना वो 2, 4, 6 होती है, ठीक है। टर्नओवर अगर मेरा सिर्फ, आपने कभी अकाउंट्स नंबर देखे, बैंक के अकाउंट नंबर, सिर्फ 4 नंबर का ही गेम होता है ना, आगे के नंबर तो सब कॉमन होते हैं ना। ऐसे ही बेटा यहाँ पे आगे के नंबर क्या होते हैं? कॉमन, बस 4 डिजिट पे आर्टिकल डिफाइन होता है। कैसे समझो, मैंने शर्ट पहन रखी है, अब इसका रेडी गारमेंट है। अब बेटा रेडी गारमेंट में बहुत टाइप के आते हैं ना, आप क्या बोलते हो? कॉटन है, फुल्ली कॉटन है या पार्सली है, कैसा, ऐसे डिफरेंट क्लॉथ है। तो ये नंबर्स जो होता है वो डिफाइन करता है कि रेडी गारमेंट में कौन सा क्लॉथ है, कॉटन में कौन से नंबर का कॉटन है, वगैरह वगैरह, ऐसा डिफाइन होता है। एचएसएन कोड उसी चीज को डिफाइन करता है और उसी चीज के ऊपर क्या लिखी होती है? टैक्स का रेट, कि इस आर्टिकल का कितना टैक्स रेट होगा। तो कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं और अगर हमारा ये कोड पता हो तो हम टैक्स रेट पता कर सकते हैं कि हमारा टैक्स रेट कितना होगा। तो लॉ मेकर क्या बोलता है कि अगर तुम्हारा टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो ही इनवॉइस में तुम एचएसएन कोड दिखाना, वो भी लास्ट के कितने डिजिट? 6 डिजिट, ठीक है। और अगर तुम्हारा टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो लास्ट के कितने डिजिट दिखाना? 4 डिजिट आप दिखाना। समझ में आ गया? नेक्स्ट आ जाओ, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स बताना है तुम्हें। क्या बताना है? डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स। फिर आपको बताना है क्वालिटी बेटा, सॉरी क्वांटिटी ऑफ गुड्स, ठीक है, वैल्यू ऑफ गुड्स, टैक्स चार्ज ऑन द गुड्स एंड सर्विस। ध्यान से बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कितना तुमने टैक्स चार्ज किया ये बताना पड़ेगा, रेट के साथ,
अब देख तो जीएसटी के इनवॉइस में रेट लिखा होता है 9% CGST, 9% SGST या 5% CGST, 5% SGST। क्या ऐसे लिखा होता है डायरेक्ट जीएसटी 15 रुपया? दोनों अलग अलग होता है ना। इसका लॉजिक है बेटा, अगर ये चीज अलग अलग सप्लायर ने नहीं दिखाया तो उसको ITC नहीं मिलेगा। वो सीधा दिखा देगा ना कि भाई 9% का CGST मैंने लिया, 9% का SGST, सीधा वो दिखा रहा है कि GST मैंने कलेक्ट किया 25 रुपये, नो ITC। ये तो बता 25 में CGST कितना और SGST कितना है। गवर्नमेंट को पता है कि 25 का हाफ हाफ होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी वो तुम्हें क्या नहीं देगा, ITC नहीं देगा, क्योंकि तुमने इनवॉइस के कंटेंट का वॉल्यूशन किया है। समझा? आगे रेट ऑफ टैक्स एंड मोस्ट इंपोर्टेंट बात बेटा, प्लेस ऑफ सप्लाई लिखा होता है। क्यों? जब ये चैप्टर पढ़ाऊंगा ना तब बताऊंगा प्लेस ऑफ सप्लाई इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि उस चैप्टर में ये लिखा हुआ है ITC उस स्टेट को मिलेगा जहां पे आर्टिकल की फाइनल कंजम्पशन होती है। ITC उस स्टेट को मिलेगा जहां पे आर्टिकल की क्या होती है बेटा, फाइनल कंजम्पशन होती है। इतनी बातें समझ में आ गई? सर आपने जीएसटी के कंटेंट का, इनवॉइस के कंटेंट का सिर्फ क्या बताया, क्या लिखा होगा, सप्लायर की डिटेल। सर परचेजर की डिटेल नहीं होती क्या उसमें? होती है बेटा, परचेजर की डिटेल भी होती है। कब? देखो नेक्स्ट बाजू में लिखा हुआ है, जीएसटी नंबर ऑफ रिसिपिएंट, एड्रेस ऑफ रिसिपिएंट, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर अगर फिरंगी होगा तो। ऐसा पता है कब होगा? एड्रेस कब लिखा होता है? जब 50,000 से ज्यादा का तुमने सप्लाई किया है और तुम्हारी इनवॉइस की वैल्यू 2,50,000 से ज्यादा है, तो हमें यह भी बताना पड़ता है कि आर्टिकल कहां जा रही। अच्छा एक बात बताओ, कभी देखा है रास्ते में ट्रक को रोका के पुलिस इंस्पेक्टर चेक कर रहा होता है, या तो व्हाइट ड्रेस वाला या तो खाकी ड्रेस वाला। अच्छा व्हाइट ड्रेस वाला चेक कर रहा होता है तो जनरली वो क्या चेक कर रहा होता है, DL है या नहीं, गाड़ी का पेपर तुम्हारा सब ओके नहीं। लेकिन खाकी वाला वो बेटा ये देख रहा होता है कि आपके आर्टिकल में क्या लोडेड है, गुड्स ट्रक में क्या लोड है, उसका बिल्टी दिखाओ। बिल्टी को ही क्या बोलते हैं, इनवॉइस। बिल्टी को ही क्या बोलते हैं, इनवॉइस। इतनी बातें समझ में आ गई? चलिए, कभी आप आर्टिकल लेने गए हो, आपको पता है जब आर्टिकल वो आपको बेचता है तो आपको इनवॉइस जनरेट करता है। कभी आपने डेबिट कार्ड से स्वाइप किया है तो आपने देखा होगा डेबिट कार्ड से जब पेमेंट करते हो 2 इनवॉइस जनरेट होते हैं, है ना। एक वो हमें दे देता है और एक वो अपने पास रख लेता है। हमेशा याद रखना गुड्स में 3 इनवॉइस जनरेट होती है। ओरिजिनल कॉपी कस्टमर के पास, डुप्लीकेट कॉपी ट्रांसपोर्टर के पास और ट्रिप्लीकेट कॉपी सप्लायर के पास। जैसे मान लो मेरी आर्टिकल कोई दिल्ली से आ रही है मुंबई, तो दिल्ली में जो सप्लायर है उसने जो इनवॉइस जनरेट किया हुआ कितना, 3। ओरिजिनल मुझे दिया, डुप्लीकेट किसको देगा, ट्रांसपोर्टर को दिखाने के लिए रास्ते में कि भाई कोई अगर पुलिस वाला पकड़ ले, और ट्रिप्लीकेट किसको रख लेगा, वो अपने पास। लेकिन एक बात बताओ, सर्विस के केस में क्या ट्रांसपोर्टेशन होगा, नहीं ना। तो सर्विस के केस में ओनली 2 इनवॉइस जनरेट होती है, ओरिजिनल किसके पास, कस्टमर के पास, और डुप्लीकेट किसके पास, सप्लायर के पास। याद रहेगा। तो आपसे किसी ने पूछा, ये बेटा क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, MCQ में सीधा पूछ लेगा, कितने नंबर ऑफ इनवॉइस जनरेट होते हैं इन केस ऑफ गुड्स, तो क्या बोलोगे, 3। इन केस ऑफ सर्विस 2। 3 कौन कौन से, ओरिजिनल कस्टमर को, डुप्लीकेट ट्रांसपोर्टर को, ट्रिप्लीकेट बायर को, सॉरी सेलर को। और सर्विस के केस में ओरिजिनल किसको, कस्टमर को, और सेकंड किसको, सप्लायर के पास। याद रहेगा। चलिए अब लास्ट इनवॉइस का बेटा लास्ट टॉपिक, दैट इज डेबिट नोट ऑन क्रेडिट। बहुत दिमाग लगा के इसको समझना। प्रज्ञा आपसे मैं ज़्यादा सवाल पूछूंगा क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो ये, ध्यान से। चिन्मय तुमसे भी पूछूंगा, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। चलो पहले अकाउंट की बातें याद करो। अकाउंट्स में मैडम ने डेबिट का मतलब क्या समझाया था, पैसा जा रहा है, और क्रेडिट का मतलब पैसा आ रहा है। अच्छा बैंक में क्रेडिट का मतलब पैसा जमा किया गया, और डेबिट का मतलब पैसा निकाला गया। करेक्ट है। अब एक बात सुनो, क्रेडिट नोट कब इशू करते हैं, 3 केस में बेटा क्रेडिट नोट इशू करते हैं। जब तुमने प्राइस जो है ना वो ज्यादा चार्ज कर लिया, मान लो किसी कस्टमर से 10 लेने थे, गलती से तुमने 100 ले लिए, तो क्या इशू करेंगे, क्रेडिट नोट। दूसरा, अगर आर्टिकल रिटर्न आ गई, आर्टिकल क्या आ गई बेटा, रिटर्न। आर्टिकल सप्लाई किए थे तुमने 100 पीस, उसमें से 10 पीस कस्टमर ने रिटर्न कर दिया। इसका मतलब है तुमने प्राइस कितने का चार्ज किया था, 100 का, अब कितने का चार्ज करा, वो 90 का ना। तीसरा, आर्टिकल डिफेक्टिव है। आर्टिकल क्या है बेटा, डिफेक्टिव है, तो क्या होगा,
उसने कहा वो पैसा देगा, नहीं देगा। इन 3 केस में ही बेटा क्रेडिट नोट इशू होता है। यानी सिंपल करेक्ट बताऊं तो तुमने प्राइस ज्यादा चार्ज कर लिया है तो क्या इशू होता है? क्रेडिट नोट। याद रहेगा, प्राइस ज्यादा चार्ज कर ले। ठीक है, अब प्रैक्टिकल एग्जांपल समझो। मान लो ए ने जे को आर्टिकल सप्लाई किया। कितने का सप्लाई किया? 10,000 का आर्टिकल सप्लाई किया, जिसके ऊपर 10% का जीएसटी था। तो कितना जीएसटी होगा बेटा? 1000 रुपए का जीएसटी होगा। ठीक है, अब हुआ क्या कि सर उसने 10,000 का आर्टिकल सप्लाई किया, लेकिन चार्ज कर दिया इनवॉइस में कितना? 1 लाख। ठीक है, बताओ एक्सेस चार्ज हुआ, 10,000 की जगह कितना चार्ज हुआ? 1 लाख। अब पार्टी से उसने 1 लाख के ऊपर क्या कलेक्ट कर लिया? जीएसटी। कितना? 10,000 का जीएसटी। मुझे बताओ, जीएसटी भी ज्यादा कलेक्ट किया गया और अमाउंट भी ज्यादा कलेक्ट किया गया। ठीक है, अब ये जे को पता चला, बाद में उसने जब देखा इनवॉइस को, उसने तो पे कर दिया, याद नहीं रहा। जब जे ने बाद में देखा तो देखा अरे 10,000 की जगह मुझसे कितना चार्ज कर लिया गया है? 1 लाख। चलो जल्दी से बताओ, जे क्या इशू करेगा? डेबिट नोट। बताओ क्रेडिट नोट कौन इशू करेगा? सप्लायर या रिसीवर? रिसीवर। रिसीवर। चिन्मय बोलो जल्दी, देख लो नोट्स में भी लिखा होगा। सर वो एक्सेस प्राइस सप्लायर क्रेडिट नोट करेगा, एक्सेस चार्ज किया ना उसको। सप्लायर क्रेडिट नोट इशू करेगा और बायर डेबिट नोट। ओ नलायको, ये इशू करेगा। ठीक है, और क्या बोलेगा कि पैसा ज्यादा चार्ज हुआ। एक बात मुझे बताओ, पैसा ज्यादा चार्ज हुआ है तो टैक्स भी ज्यादा गया, टैक्स भी ज्यादा गया है, तो मुझे बताओ पैसा रिफंड होगा ना अभी? लेकिन मान लो इस 10,000 का जे ने आईटीसी ले लिया, क्या लेना चाहिए था? 10,000। कितना लेना चाहिए था? ओनली 1000, यानी इसने 9,000 ज्यादा लिए हैं। अब ये अगर इसको पैसा रिटर्न कर रहा है तो गवर्नमेंट क्या बोलेगा? भैया तेरी आर्टिकल कितनी की थी? 10,000 की। टैक्स कितना बनता है तेरा? 1,000। तूने आईटीसी कितने लिए हैं? 10,000। चल मुझे 9,000 वापस कर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? 9,000 उसको वापस करना पड़ेगा ना, मतलब जो उसने 10,000 का क्रेडिट ले लिया, अब 9,000 उसको पे करना पड़ेगा। तो हमेशा याद रखना, क्रेडिट नोट पे आईटीसी क्लेम नहीं होता है, आईटीसी रिटर्न होता है। याद रहेगा, क्रेडिट नोट पे आईटीसी क्या होता है? रिटर्न होता है। ठीक है, लेकिन देखो डेबिट नोट कब इशू होता है? जब मैंने प्राइस कम चार्ज किया। चार्ज करना था मुझे 1 लाख, मैंने चार्ज किया ओनली 10,000। मतलब उससे मैं एक्स्ट्रा मंगवाऊंगा, उससे मैं क्या करूंगा? एक्स्ट्रा मंगवाऊंगा। तो जब एक्स्ट्रा मंगवाऊंगा तो एक्स्ट्रा टैक्स भी आएगा, आएगा ही नहीं आएगा? तो हमेशा याद रखना, डेबिट नोट जब इशू होता है तो हम आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, और क्रेडिट नोट जब इशू होता है तो आईटीसी हमें रिफंड करना होगा। याद रहेगा, डेबिट नोट पे आईटीसी क्लेम किया जाएगा और क्रेडिट नोट पे आईटीसी रिफंड किया जाएगा। याद हो गया? पक्का? कोई डाउट यहां तक? इसी के साथ बेटा हमारा इनवॉइस नाम का चैप्टर खत्म। इनवॉइस में बस इतना ही है, इनवॉइस, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट कैसे इशू करते हैं। कोई दिक्कत? समझ में आ गया पूरा इनवॉइस? याद हो गया? कब तक के लिए याद हुआ? सर आज की गारंटी तो हम बिल्कुल देते हैं, ठीक है, कल का हमें पता नहीं, बिकॉज हमने अभी तक अपने लाइफ में कभी कल देखा ही नहीं। समझ में आ गया? पक्का अच्छे से याद हो गया? बताओ सेक्शन कितने हैं? 1। सबसेक्शन कितने हैं? 7। सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 4, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स, सबसेक्शन 5, सबसेक्शन 6, सेसेशन ऑफ सप्लाई, और सबसेक्शन 7, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। फिर क्या पढ़ा? जीएसटी के कंटेंट। गुड्स में कितने इनवॉइस? 3, और सर्विस में 2। ओरिजिनल किसके पास? गुड्स में कस्टमर, डुप्लीकेट ट्रांसपोर्टर, और ट्रिप्लीकेट सप्लायर के पास। सर्विस में ओरिजिनल किसके पास? कस्टमर, और डुप्लीकेट सप्लायर के पास। क्लियर है? डेबिट नोट कब इशू होगा? जब प्राइस कम चार्ज किया है। और क्रेडिट नोट कब इशू होगा? जब प्राइस ज्यादा चार्ज किया है।
डेबिट नोट पे आईटीसी मिलेगा या रिफंड करेंगे? मिलेगा। और क्रेडिट नोट पे आईटीसी रिफंड करना होगा। क्लियर है? खत्म हो गया बेटा हमारा इनवॉइस। अभी पढ़ेंगे हम टाइम ऑफ सप्लाई। जितने सेक्शंस पढ़े ना हमने इनवॉइस के, पहले उन सब का टाइम ऑफ सप्लाई, फिर बाद में 12, 13 और 14।